इंटरनेशनल फोरम फॉर डेवलपिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस डेली वेबिनार की 495वीं श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और वेबिनार स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट्स का साइलेंस रखेंगे। तो आईएफपीएच द्वारा आयोजित इस डेली वेबिनार श्रृंखला के 495 सेशन में हमारी आज की जो गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर सुमिना कुमारी पांडा जी, जो पहले भी हमारे साथ काफी सेशंस दे चुकी हैं। मैम का मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। ये अभी प्रेजेंटली प्रैक्टिस कर रही हैं कटक चौद्वार ओडिशा में, जहाँ पे इनका होम्योपैथिक क्लिनिक है। और मैम मोस्टली क्रोनिक केसेस देखती हैं, स्पेशली ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजिकल केसेस, और इवन कैंसर के पैलिएटिव केयर भी देती हैं होम्योपैथी से। ये डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर भी रह चुकी हैं कटक सर्कल में, इन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। और इनको टीचिंग एक्सपीरियंस भी है 18 इयर्स का इन डिपार्टमेंट ऑफ मटेरिया मेडिका एट डॉक्टर अभिन चंद्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भुवनेश्वर। मैम ने पहले भी काफी सारे वेबिनार्स और साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट किए हैं अलग अलग सोसाइटीज में, जैसे कि लीगा मेंटोर होम्योपैथिक एसोसिएशन, रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, और काफी रिव्यू जर्नल्स जैसे कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी में भी इनके काफी पब्लिकेशंस आए हैं। तो हम दोबारा स्वागत करते हैं डॉक्टर सुमिना का आज के सेशन में। और मैम का आज का टॉपिक है कि बच्चों में जो पीडियाट्रिक केसेस होते हैं उसके द्वारा हम कैलकेरिया काप का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो मैम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर नेहा कक्कड़। तो नमस्ते सबको, मेरा प्रणाम। पहले मैं आईएफपीएस के ऑर्गेनाइजर्स, स्पेसिफिकली मेरे टीचर डॉक्टर एम.के. शानी जी, डॉक्टर नेहा एंड ऑल डॉक्टर धनेश, डॉक्टर मनोज, ऑल डिग्निटरीज को मेरे प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को मेरा केसेस शेयर करने के लिए, बोलने के लिए यहाँ मेरे को स्कोप मिला। तो थैंक यू एवरीवन। तो आज का मेरा टॉपिक है कि मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। इज इट विजिबल टू यू ऑल? ये सबको दिखाई देता है? हाँ जी मैम, बिल्कुल विजिबल है स्क्रीन। साउंड भी सुनाई देता है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले सबको स्वागत करती हूँ आज का सेमिनार्स के लिए। नेक्स्ट मेरे टॉपिक आज का है कि स्टडी ऑफ कैलकेरिया कार थ्रू पीडियाट्रिक ब्रोंकियल अस्थमा। बच्चों का जो ब्रोंकियल अस्थमा है वो केसेस को लेके हम कैलकेरिया कार कैसे उसमें प्रिस्क्राइब है और क्यों बच्चों में इतना अफिनिटी है कि वो बहुत सारे बच्चों का क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा कैलकेरिया कार में ठीक होता है। तो ये हम यहाँ कुछ प्रोबेबल साइंटिफिक रीजंस डिस्कस करेंगे कि क्यों कैलकेरिया कार बच्चों की ब्रोंकियल अस्थमा में बहुत ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन होता है और वो उसमें हमको बहुत अच्छा फायदा भी होता है। ये है ब्रोंकियल अस्थमा का पिक्चर, आप लोग देखते होंगे, आप सबको पता है। ये ब्रोंकोस, ये नॉर्मल ब्रोंकोस है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब का डायमीटर कितना बड़ा है, ओपनिंग कितना बड़ा है, और ये अस्थमाटिक ब्रोंक्यूल है, यहाँ डायमीटर कितना छोटा हो गया है। सो ये पैसेज का एरिया छोटा हो गया है, वॉल्यूम कम हो गया है। तो ये क्यों होता है, और हम इसी के ऊपर ही आज का टॉपिक रखे हैं। और यहाँ कैलकेरिया कार क्यों बच्चों में इतना ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन होता है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। रियली ये जो टॉपिक है, ये 2002 में मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरे सिनॉप्सिस
करने का टाइम मेरे गाइड थे प्रोफेसर एल के नंदा सर, वो मेरे टीचर थे और मेरे गाइड भी थे। उन्होंने बोले कि सुनना, आज का बच्चों में कैलकेरिया कार में बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्यों होता है? कैलकेरिया कार कैल्शियम कार्बोनेट और वो सेल का मिडिल लेयर से होता है, तो उसका कुछ मिलने से वो कैलकेरिया कार का प्रिपरेशन होता है। तो हेरिंग सर ने उसे, डॉक्टर हेरिंग ने उसे कैलकेरिया ऑस्ट्रियारम इसीलिए बताया। तो कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का क्या रोल है, बच्चों में क्यों होता है, इसका पीछे तो कुछ प्रोबेबल रीजंस होगा, इसको निकालना चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने कुछ काम किया, रियली कुछ केसेस के ऊपर, एंड दिस इज ए प्रोस्पेक्टिव स्टडी रियली, आज जो मैं बताने जा रही हूँ। तो ये हमको कुछ रीजन्स में मिला, तो दिस आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रोंकियल अस्थमा, व्हाई चिल्ड्रन आर सफरिंग मोर, बच्चों में क्यों ये ज्यादा है, और प्रोबेबल रीजंस व्हाई मोर नंबर ऑफ पेडियाट्रिक ब्रोंकियल अस्थमा विथ cured with homeopathic treatment, calcarea carb, specifically calcarea carb, and similarities of the symptoms of hypercalcemia or hypocalcemia, bronchial asthma, and symptoms of calcarea carb from source books. ये एक कंपैरेटिव स्टडी भी आज हम डिस्कस करेंगे। So coming to the next slide, अस्थमा इज मोस्ट कॉमन क्रॉनिक डिजीज ऑफ चाइल्डहुड, ये बच्चों में बहुत ज्यादा है और पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड दिस इज ए चैलेंजिंग प्रॉब्लम, एंड इंडिया में ये बहुत ही ज्यादा है। मल्टीफोल्ड increase of incidence found to be reported in past decades, increase in attributed mainly by increasing environmental smoke। आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एयर पोल्यूशन, मोटर व्हीकल्स बहुत बढ़ गए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, और प्लांट्स बहुत कम हो गए हैं, फॉरेस्ट एरियाज बहुत कम हो गया है। तो ये सबको हम देखें तो हमको पता चलेगा कि एयर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए अस्थमा भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उसमें एलर्जेंस काम कर रहे हैं, तो रोल बहुत ज्यादा है। ब्रोंकियल अस्थमा हैज पोज्ड ए सीरियस चैलेंज, एंड होम्योपैथिक प्रोस्पेक्टिव से हम देखें तो कैलकेरिया कर्व में बहुत ज्यादा केसेस ठीक हो रहे हैं सबके क्लिनिक्स में, सबने ही ये मार्क किया होगा। सो सम बैकग्राउंड रीजन माइट बी देयर। WHO फैक्ट शीट हम देखें तो अस्थमा इज ए मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अफेक्टिंग द adults and specifically most common in among the children. Inflammation and a narrowing of the small airways in the lungs तो इसमें क्या होता है कि एयरवेज लंग्स का जो डायमीटर है बहुत कम हो जाता है, सॉरी ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर कम हो जाता है, क्योंकि वो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रेशन करते हैं, और द मस्कुलेचर बिकम्स थिकेंड। सो ऑल दिस थिंग्स कंट्रीब्यूट टू द नैरोइंग ऑफ द एयरवेज ब्रोंक्यूल्स। उसके हिसाब से सिम्टम्स आता है कॉफ, क्वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइट लगता है, ये सारा सिम्टम्स हमको आते हैं। अस्थमा अफेक्टेड यदि हम देखें, WHO फैक्ट शीट बताता है कि 2019 में 262 मिलियन पीपल वेर अफेक्टेड, एंड उससे 4,55,000 डेथ भी हुआ। अवॉइडिंग अस्थमा ट्रिगर्स, हम अगर अवॉइड कर सकते हैं तो हम अस्थमा रिड्यूस का इंसिडेंस रिड्यूस भी कर सकते हैं। Most asthma related deaths occur in low and lower middle income countries where under diagnosis and under treatment is a challenge. नेक्स्ट, प्रिवेलेंस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा चिल्ड्रन में कितना है इंडिया में, वो फिगर हम देखें तो पबमेड में एक पब्लिकेशन है स्टडी के ऊपर, उन लोगों ने क्रॉस सेक्शनल स्टडी किया था 927 स्टूडेंट्स के ऊपर, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स।
5 years to 11 years. So उनमें उन्होंने देखा कि prevalence of bronchial asthma in adolescents was 13.1%, and they had episodes highest episodes in past 1 year, and prevalence was higher among males 8.77% in compared to females. So 2:1 ratio हमको मिलता है, मेल में ज्यादा मिलता है, फीमेल में थोड़ा, चिल्ड्रेन में थोड़ा कम मिलता है. But after the age of 10, you can say the ratio is usually same. So as per the survey named prevalence and risk factor of bronchial asthma in adults, एक मल्टी सेंटर स्टडी हुआ था, एंड उसमें पता चला कि बैंगलोर हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अस्थमा केसेस, फॉलोड बाय कानपुर एंड न्यू दिल्ली. सो बैंगलोर 8 मई 2013 का रिपोर्ट. तो बैंगलोर में सबसे ज्यादा मिला. व्हाट इज एन अस्थमा अटैक? अस्थमा अटैक में क्या होता है? When we breathe normally, हम नॉर्मल ब्रीथ जब करते हैं, muscles around your airways are relaxed and air move easily and quietly. बहुत अच्छे से हमारा रेस्पिरेशन होता है. लेकिन ड्यूरिंग अस्थमा अटैक 3 चीज होते हैं. नंबर 1 इज ब्रोंकोस्पाज्म. ब्रोंकोस्पाज्म से क्या होता है कि ब्रोंक्यूल्स का जो मसल्स है, वो मसल्स कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है. अगर वो कंस्ट्रिक्टेड होते हैं तो टाइटनेस उसमें आता है और रेस्पिरेशन फ्रीली नहीं हो सकता. एयर माने इन एयर एंड आउट एयर मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है. सो अल्वियोली से जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो जाता है. नेक्स्ट इज इन्फ्लामेशन. Inflammation of the lining of your airways becomes swollen. Inflammation के लिए bronchioles का जो wall होता है वो उसमें swelling आता है. So वो swelling होता है तो again the diameter is reducing and the mucus production is more from the mucus secreting glands. So that's why इसके लिए भी diameter कम होता है. तो bronchioles का diameter अगर बहुत ज्यादा narrow हो जाता है, उसमें हमको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आता है, व्हिस्लिंग साउंड आता है, व्हीजिंग, कफ भी आता है, ये सब आता है. तो नेक्स्ट कमिंग टू वीकेंड मार्क, हम राइट साइड में जो देखते हैं इसमें नॉर्मल ब्रोंकोस वीकेंड मार्क, एंड इसमें जो लेफ्ट में हम देखते हैं इसमें म्यूकस है, ग्रीन ग्रीन कलर का म्यूकस सिक्रीशन इज मोर, और इन्फ्लामेशन रेड कलर इन्फ्लामेशन है ये मसल्स का. तो उसमें नैरो हो जाता है, उसके लिए उसका डायमीटर कम हो जाता है. देखिए ये नॉर्मल एयरवे है, ये अस्थमाटिक एयरवे, लेकिन फिर भी थोड़ा ज्यादा है डायमीटर, बट लास्ट वन में बहुत ही कम हो गया है डायमीटर, और स्मूथ मसल कंट्रैक्शन भी हो गया है. नेक्स्ट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स. इसमें हेरिडिटी 50 to 60% पेशेंट्स गिव है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, और हमको मिलता है. एज में कोई लिमिट नहीं, सबको हो सकता है, लेकिन फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ, पहला 10 इयर्स में सबसे ज्यादा होता है. और स्पेसिफिक बोला जाए तो फर्स्ट 2 इयर्स के अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा अफेक्शन होता है. और मेल इज टू फीमेल रेशियो उसमें 2:1 है, तो मेल चाइल्ड में ज्यादा होता है. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे बोलो कि सिंसिटियल वायरस इन्फेक्शन, राइनो वायरस इन्फेक्शन, या हमारा न्यूमोकोकस से भी होता है, इन्फ्लुएंजा से भी होता है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा से भी होता है. तो ये सारा इन्फेक्शन जिनको है उनका सब्सिक्वेंटली अस्थमा अफेक्शन होना बहुत इजी हो जाता है. और ये एक्यूट एग्जास्ट, जिसको अस्थमा है, ये सारा वायरल इन्फेक्शन हुआ तो उनका एक्यूट एग्जासर्वेशन ऑफ अस्थमा भी होता है. और एलर्जेंस भी बहुत सारे रेस्पॉन्सिबल है, जैसे फूड में हमको मिल्क, एग्स, चॉकलेट्स, फिश, नट्स, व्हीट, सीरियल्स, पोटैटोज, ये सारा हो सकता है. और इनहेलेंट्स में हमको कॉमन एलर्जन जैसे पोलेंस, डस्ट, वूल,
फीदर्स, काव और कैट और डॉग डैंडर से भी बहुत ज्यादा होता है, एनिमल हेयर से होता है, और बैक्टीरिया, कुछ कुछ बैक्टीरिया भी ट्रिगर करते हैं अस्थमा की इफेक्ट को, उसको हम अस्थमोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। वो हमारे टंसिल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, एडिनॉइड को अफेक्ट कर सकते हैं, सब्सिक्वेंटली नाजल म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्रोंकोस, ब्रोंकियोल्स सबको अफेक्ट कर सकते हैं और अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। फार्माकोलॉजिकल स्टिमुली भी सब ड्रग्स, कुछ मेडिसिन से भी हमको, ड्रग्स से भी होता है। ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स जैसे जो काम करते हैं माइंस में, जो कॉटन इंडस्ट्रीज में, और जो कोई पोल फार्म्स में, उन सबको भी हो सकता है इजीली अस्थमा। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर लिया कोई अस्थमा पेशेंट तो उसका भी एक्यूट एक्सासर्बेशन हो सकता है। एंड डेफिशिएंसी इन एडेनिन साइक्लेज के लिए भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ये भी हो सकता है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिसमें वो एक्साइटिंग फैक्टर्स मिलते हैं, ह्यूमिडिटी, वेरी लो टेम्परेचर, ह्यूमिड टेम्परेचर हो सकता है, विंटर में लो टेम्परेचर हो सकता है, विंड के लिए भी हो सकता है, बायोमेट्रिक प्रेशर में भी हो सकता है, डिफरेंस में भी हो सकता है। हाई अल्टीट्यूड में लेकिन बहुत जो पोल्यूशन नहीं है वहाँ अस्थमा पेशेंट थोड़ा अच्छा रहते हैं। So childhood asthma, poverty and race asthma is 2.5 times more prevalent in black children, racial difference भी है, than among white children. So black children में थोड़ा ज्यादा होता है। अब प्रीनाटल पेरीनाटल रिस्क फैक्टर्स है, ब्रेस्ट फीडिंग जिन बच्चों ने नहीं किया है विथ लो इम्यूनिटी, उनको भी अस्थमा बहुत जल्दी होता है। पासिव स्मोकिंग, घर में पेरेंट्स स्मोकर है, बच्चे को अस्थमा होने की चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि एलर्जन उनसे एनवायरनमेंट में है। एयर पोल्यूशन हमने बोला, एलर्जन वहीं से आते हैं। और नॉक्टर्नल में अस्थमा थोड़ा अग्रवेट होता है। ओबेसिटी में भी अस्थमा ज्यादा हो सकता है। कॉमन बच्चों में अस्थमा इतना कॉमन क्यों है अडल्ट से, ये हम डिस्कस करें तो सबसे वेल मार्क इसके ऊपर बहुत सारे स्टडीज है। so 30% of the children we find asthma, but 50 to 55% younger than 2 years, 2 साल से पहले 50 to 55% ऑफ दी अस्थमा पेशेंट, जितना अस्थमा पेशेंट चिल्ड्रन है उनसे, उनमें से 50 से 55% 2 साल से पहले सफर करते हैं। और उसमें मैंने जैसे बोला कि डिक्रीज अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल इन पेरिफेरल एयरवेज, उसमें स्मूथ मसल्स का क्वांटिटी कम है एडल्ट से, थिन है, तो उसमें कंट्रैक्शन हुआ तो एयरवेज जल्दी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। एंड म्यूकस ग्लैंड हाइपरप्लेसिया मेजर ब्रोंकाई में होता है बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स, तो बच्चों में ये भी ज्यादा होता है। और एक बात इसमें रियली रिटन नहीं है कि बच्चे बहुत ज्यादा मिल्क कंज्यूम करते हैं। मिल्क कैन बी एलर्जन, जहाँ इम्यूनोग्लोबुलिन ई मिलता है वो एलर्जन की तरह एक्ट करता है और उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होके भी अस्थमा बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम हो सकता है काउस मिल्क से मोस्ट प्रोबेबली। एंड बच्चे बहुत ज्यादा आइदर मदर्स मिल्क या काउस मिल्क कंज्यूम करते हैं तो इसलिए उनको अस्थमा होने का चांसेस भी, वो भी एक पॉइंट है। एंड डिस्प्रोपोर्शनेटली नैरो पेरिफेरल एयरवेज अप टू 5 years ऑफ एज, पेरिफेरल एयरवेज जैसे वो बहुत नैरो है बच्चों में, 5 साल से अंदर बच्चों में वो बहुत ही नैरो नॉर्मली है, और उसमें फिर ब्रोंकोस्पाज्म हुआ, म्यूकस सिक्रीशन ज्यादा हो गया तो वो नैरोनेस और भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए अस्थमा बहुत डिस्निया होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, तो उनको बहुत जल्दी हो जाता है in comparison to adults. And decreased static recoil of young being predisposed to early airways closure, and a highly compliant reef case, mechanically disadvantageous angle of the diaphragm to reef case, ये
बच्चों में वो जो एंगल है रीप के जो डायफ्राम का, वो बहुत अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हुआ था। वो ज्यादा एडल्ट होने लगते हैं तो वो बहुत बढ़िया एंगल फॉर्म हो जाता है। एंड हॉरिजॉन्टल वर्सेस ऑब्लिक इन द एडल्ट, तो उनमें हमारा ऑब्लिक है लेकिन बच्चों में वो हॉरिजॉन्टल है। तो उसमें डायफ्राम का जब मीन्स एयर लेने का टाइम जब लंग्स से एक्सपांशन होता है वो बहुत अच्छे से नहीं हो सकता है, तो वो भी एक पॉइंट है। डिक्रीज्ड नंबर ऑफ फैटिग रेजिस्टेंट स्केलेटल मसल फाइबर्स इन द डायफ्राम आर पुअरली इक्विप्ड टू मेंटेन हाई वर्क आउटपुट एंड इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन टू वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो जिन बच्चों में इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल अस्थमा के लिए होते हैं। और एडल्ट होते होते सबको इम्यूनिटी बहुत ज्यादा गेन होता है तो अस्थमा का कंप्लेन भी धीरे धीरे एडल्ट में कम होता जाता है। क्लिनिकल फीचर्स हम सबको पता है, व्हीजिंग है, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस, एब्डोमिनल पेन कॉमनली इन चिल्ड्रन अस्थमा का टाइम। एंड अस्थमा में इतना डिस्निया होता है, डिफिकल्ट रेस्पिरेशन, तो फोर्स्ड रेस्पिरेशन करता है बच्चा, तो उसमें प्रोफ्यूज स्वेट हो जाता है, उसका वाइटलिटी लो होता है, तो वो थोड़ा लो फील करता है, स्लगिश हो जाता है, लो ग्रेड फीवर्स भी कभी कभी रहते हैं। फैटिक तो इजी है, सीवियर फैटिक जल्दी फैटिक हो जाता है। एंड बैरल शेप्ड चेस्ट भी लॉन्ग रन में हो सकता है। हम कैलकेरिया कार की बात सोचे तो हमारे क्लिनिक में मैंने डिस्कस किया कि बहुत सारे हम सबको, आप सबने मार्क किया होगा कि चिल्ड्रंस अस्थमा में बहुत सारा टाइम हमको कैलकेरिया कार का सिम्टम्स मिलते हैं और हम कैलकेरिया कार प्रिस्क्रिप्शन करते हैं और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी हमको आता है। बट हम अगर एनालिसिस करें तो बहुत सारा रिपोर्टरी में बहुत सारा थेरापेटिक्स अस्थमा के ऊपर डिस्कशन किया है, लेकिन कैलकेरिया कार को कहीं भी फर्स्ट ग्रेड में लिया नहीं गया। कोई कोई रिपोर्टरी तो बिल्कुल कैलकेरिया कार के ऊपर लिखे नहीं और कुछ कुछ सेकेंड ग्रेड में या थर्ड ग्रेड में लिखे। जैसे हमने लिखा कि कंप्लीट केंट बोनिंगुसेन, ये सारा है। नेक्स्ट कुछ कुछ बोनविले फोर्टी और कैलकेरिया कार के ऊपर थोड़ा लिखे हैं। फिर डॉक्टर पी शिवरामन भी कैलकेरिया कार के फेवर में लिखे हैं, फैजुद्दीन भी लिखे हैं। so only few of the authors have given importance to कैलकेरिया कार। हमने कैल्शियम का कुछ रिलेशनशिप है कि नहीं इसके ऊपर डिस्कशन है। रियली बच्चों में हमको मिले तो बच्चे बहुत ज्यादा ज्यादा जैसे मैंने बोला कि मदर्स मिल्क कंज्यूम करते हैं, अगर उसके बाद कहीं मदर्स सर्विंग मदर है या कहीं उसका मिल्क सिक्रेशन कम हो जाता है या और कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यूजुअली मदर्स काउज मिल्क की तरफ शिफ्ट करते हैं बच्चों को। तो काउज मिल्क में एलर्जन होता है तो उससे रेस्पिरेटरी कंप्लेन भी हो सकता है, जीआई हो सकता है, क्यूटानियस भी कभी कभी एलर्जन से हो सकता है। जैसे मैंने बताया उसमें एलर्जन इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटेड मैकेनिज्म है और उसके लिए वो मिल्क से अस्थमा का टेंडेंसी बढ़ सकता है बच्चों में, और बच्चे बहुत ज्यादा आज मिल्क कंज्यूम करते हैं एंड मिल्क इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। हम अगर यहाँ कंपेयर करें कि कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन मिल्क एंड बोवाइन मिल्क, आप देखेंगे यहाँ कैल्शियम ह्यूमन मिल्क में 7.5 मिलीमोल है और बोवाइन मिल्क में 30 मिलीमोल है। सो ये भी एक पॉइंट है कि यहाँ कैल्शियम बहुत ज्यादा बोवाइन मिल्क में, काउज मिल्क में मिलता है। इक्वली हम अगर और भी ज्यादा इनर जाए तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का जो कैल्शियम ज्यादा हुआ तो हाइपर कैल्सीमिया हम बोलते हैं और कैल्शियम कम हुआ ब्लड में तो हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। अगर वो दोनों को हम एनालिसिस करें रियली टाइम कम के लिए वो पूरे एनालिसिस में हम नहीं जा सकते, लेकिन उसके ऊपर हमने एनालिसिस किया है
the presence of metabolic acidosis, मेरे स्लाइड देखने में प्रॉब्लम होता है। अगर हम जाते हैं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक्यूट अस्थमा में होता है, where the severe obstruction predicting the presence of hypercapnia, जहाँ बहुत ज्यादा एक्यूट अस्थमा कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन एट्रीब्यूट्स टू द साइंस सच एज टैकिकार्डिया, wide pressure in bronchi. Again, acidosis leads to a decrease in the फ्री कैल्शियम लेवल बढ़ता है और पढ़ने में भी प्रॉब्लम होता है। I'm facing some problem really in screen. Hello. हेलो। तो ये जो टैकिकार्डिया उससे होता है, अगेन एसिडोसिस से फ्री कैल्शियम लेवल बढ़ता है एंड प्लाज्मा का पीएच डिपेंडेंट है कैल्शियम लेवल, तो इसमें एसिडोसिस में भी बढ़ता है। और हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री की तरफ हम अगर देखें तो उसके मुताबिक हमको मिलता है कि एसिडोसिस फेवर्स द आयोनाइज्ड फॉर्म। जैसे मैंने बोला कि एक्यूट अस्थमा में आयोनाइज्ड कैल्शियम ब्लड में बहुत बढ़ जाता है एंड कॉजेस ए concomitant इंक्रीज इन फ्री कैल्शियम इन ब्लड। So hypercalcemia condition is related to increased sweating. Hypercalcemia condition में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, टाकिकार्डिया पल्स रेट बढ़ जाता है, ड्यूरिंग सीवियर अस्थमा में ये होता है और हाइपरकैल्सीमिया कंडीशन में भी ये होता है। और नेक्स्ट वीक हम देखें तो डायरिया वोमिटिंग रिलेटेड टू हाइपरकैल्सियमिया में डिहाइड्रेशन होता है और उसमें भी प्रोफ्यूज स्वेटिंग होता है। सो हाइपरकैल्सियमिया कंडीशन में प्रोफ्यूज स्वेटिंग यूजुअली होता है। अगर हम कैल्केरिया की सिम्टम्स देखें तो उसमें भी स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है। और भी बहुत ज्यादा सिम्टम्स है, जैसे हाइपरकैल्सीमिया कंडीशन में स्लगिशनेस आता है और उसमें हम देखें तो उसमें क्या होता है कि क्यों आता है कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन उसमें अफेक्टेड होता है, तो मसल रिफ्लेक्स में उसमें प्रॉब्लम है, उसके लिए मसल्स उसमें स्लगिश हो जाता है, तो फैटिग बहुत जल्दी लगता है हाइपरकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में भी एक कंडीशन है, उसमें भी बहुत ज्यादा फैटिग लगता है और सारा स्लगिशनेस उसमें भी आता है। और हम अगर कैल्केरिया का सिम्टम्स देखें तो उसमें भी स्लगिशनेस हमको मिलता है कि बहुत स्लो है, इजी फैटिग है, पेशेंट बहुत अनस्टेबल है, वेरी इनसिक्योर फील करता है कैल्केरिया और बच्चे अस्थमेटिक कंडीशन में ये तो हमको मिलता है कि बहुत स्टेबल नहीं हो सकते, इनसिक्योर फील करते हैं, उनका एंजाइटी एंटिसिपेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है ब्रोंकियल अस्थमा स्पेसिफिकली बच्चों का। और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भी हम देखें तो हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन में भी ये सारा देखने को मिलता है। जैसे स्लगिशनेस के लिए हम मस्कुलर स्लगिशनेस हुआ तो कॉन्स्टिपेशन है, ये हम देखे हाइपरकैल्सीमिया में। एंड सिमिलर फीचर ऑल्सो हमको मिलता है
कैलकेरिया कार्ब। तो ये सारा बहुत सारा सिमिलरिटीज हमको मिल सकता है। जैसे हाइपोकैल्सियमिक की हम बात करें, जहाँ कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, तो वो बात करें तो उनमें मेंटल जनरल्स में हमको मिलता है कि डिप्रेशन आता है, और उसमें साइकोसिस, इरिटेबिलिटी, ये सब आता है। और फिजिकल सिम्टम्स में हमको रिकेट, ऑस्टियोपोरोसिस, मसल स्पैज्म, डिफरेंट प्लेस में मसल स्पैज्म में भी पेन एब्डोमेन हो सकते हैं, पेन इन चेस्ट हो सकते हैं, जो कैलकेरिया कार्ब का भी सिम्टम्स है। और टिटानी लाइक सिम्टम्स हो सकता है, कॉन्वल्सिव फीचर्स लाइक सिम्टम्स हो सकता है हाइपोकैल्सीमिया में, जो हमारा कैलकेरिया कार्ब का भी फीचर्स है। एंड चेंज इन नेल्स, हेयर, स्किन मैनिफेस्टेशंस, ये सारा बहुत सारा सिम्टम्स हमको हाइपोकैल्सीमिया में भी मिलता है। अगर हम तीनों को कंपेयर करें, एक टेबल में देना चाहती हूँ कि सिम्टम्स ऑफ कैलकेरिया कार्ब फ्रॉम डिफरेंट सोर्स बुक से हमने लिया है, जैसे हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स, मैट्रामेडिका प्यूरा, एंड बाय टीएफ एलन एनसाइक्लोपीडिया, लिपेस बुक। तो ये सब बुक से मैंने कैलकेरिया कार्ब का कुछ सिम्टम्स लिए हैं, जो हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स के साथ मैच करता है, और ब्रोंकियल अस्थमा का सिम्टम्स के साथ भी मैच करता है। हाइपरकैल्सीमिया हाइपोकैल्सीमिया मैंने क्यों बोला, क्योंकि वहां पे एबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है। सो ये तीनों का कंपैरेटिव स्टडी मैंने किया है। सो ये टेबल में आपके सामने रखती हूँ। तो आप नंबर 1 हम देखें, प्रोफ्यूज स्वेटिंग। तीनों में हमको प्रोफ्यूज स्वेटिंग मिलता है। तो फर्स्ट कलम में हमने हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया लिया। सेकेंड कलम में हमने सिम्टम्स का ब्रोंकियल अस्थमा का सिम्टम्स लिया, और थर्ड कलम में मैं कैलकेरिया कार्ब का सिम्टम्स लिया। तो ये तीनों आप देखेंगे। सो दिस इज रियली ए लिटरेरी रिसर्च, यू कैन से ये लाइब्रेरी रिसर्च। तो बुक से हमने लिया है सब को निकाल के। सो नंबर 1 इज प्रोफ्यूज स्वेटिंग, हमको तीनों में मिलता है। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट इज वेट गेन। वेट गेन हमको अबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भी मिलता है, ब्रोंकियल अस्थमा में भी काम करना नहीं चाहता है बेबी, दौड़ना नहीं चाहता है, बहुत लॉन्ग डेज तक ऐसे घर में बैठे रहे तो उसको ओबेसिटी आता है, नहीं तो सबको नहीं आता। और कैलकेरिया कार्ब में हम देखें तो फैटी और फ्लैबी चिल्ड्रन है। वेट लॉस हाइपोकैल्सीमिया में होता है, और ये हमारा ब्रोंकियल अस्थमा में भी बहुत लॉन्ग डेज तक रहता है, तो एनोरेक्सिया के लिए वेट लॉस होता है, खाना नहीं चाहता, ये सब के लिए वेट लॉस होता है। और कैलकेरिया कार्ब में भी हम सिर्फ फैटी बेबी नहीं, इमासिएशन भी हमको मिलता है, इमासिएटेड चाइल्ड भी हमको मिलता है इन कैलकेरिया कार्ब। सो नेक्स्ट कमिंग टू कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हमको तीनों में मिलता है। इजी फैटिक, इजी फैटिक हमको मिलता है, इजी फैटिक हमको हाइपोकैल्सीमिया हाइपरकैल्सीमिया में मिलता है। एंड कैलकेरिया कार्ब में कॉन्स्टिपेशन लिख गया है, ये इजी फैटिक होगा। ये तीनों में हमको इजी फैटिक मिलता है। लेथर्जी वीकनेस, लेथर्जी एंड वीकनेस हमको तीनों में मिलता है, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कैलकेरिया कार्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म में नहीं हो सकता, क्यों, कैल्शियम हेल्प करता है न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए एसिटिलकोलिन को। तो इसीलिए उसमें फैटिगनेस आता है, लेथर्जी आता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डल स्लगिशनेस होता है, और अनोरेक्सिया भी होता है। ये सारा चीज कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम में है, और ब्रोंकियल अस्थमा में भी है, और कैलकेरिया कार्ब में भी है, तीनों। डिप्रेशन, मेलानकोलिया, मेंटल स्फीयर में हम देखें तो तीनों में ये भी है। इरिटेबिलिटी हम देखें तो तीनों में वो भी है। डिस्पेयरिंग मूड, डिप्रेशन हम देखें तो
वो भी abnormal कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में है, ब्रोंकियल अस्थमा में है और कैल्केरिया कार्ब में भी। मेंटल कंफ्यूजन भी तीनों में ही है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एब्नॉर्मलिटी में है, ब्रोंकियल अस्थमा जब एक्यूट अस्थमा कंडीशन होता है तब है, और कैल्केरिया कार्ब में तो थिंकिंग इज डिफिकल्ट, स्लगिशनेस के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम आए तो इन abnormal कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, सी कफ, ड्राई और लूज एग्रावेशन एट नाइट। ब्रोंकियल अस्थमा भी यूजुअली चिल्ड्रन में हमको एग्रावेशन एट नाइट मिलता है, और कैल्केरिया कार्ब में भी एग्रावेशन एट नाइट है। व्हीजिंग तीनों में है, हिमोप्टिसिस तीनों में है, डिस्निया, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, पेन इन चेस्ट एंड रिब्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये भी तीनों में है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इतना सारा सिम्टम्स हमको तीनों में मिलते हैं। तो इसीलिए कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, एब्नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ कहीं ना कहीं कैल्केरिया कार्ब का एक रिलेशनशिप है। ऑफ कोर्स मोर रिसर्च इज नीडेड इन दिस फियर, तो और भी ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, बट फिर भी द हाइपोथेसिस is drawn like this from this library research. So other symptoms में हम देखें, besides respiratory system, abdominal pain तीनों में है। बच्चों में asthma is usually associated with abdominal pain in bronchial asthma, and headache तीनों में है। polyneuropathies, myalgia तीनों में है। bone pain, pain in ribs, इंट्रोकोस्टल कैटिलेजेस, ये एग्रावेशन एट नाइट, ये भी तीनों में है। वेट लॉस भी तीनों में हमको मिलता है। वेट गेन भी अबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में है, एंड वेट लॉस भी है, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजंस भी है। एंड कैल्केरिया कार्ब में भी हमको दोनों मिलते हैं। यूजुअली वी फाइंड फेयर फैटी फ्लैबी चिल्ड्रन, but emaciation also we get in case of from source books. So in Allen has given importance to emaciation with the pot-bellied, emaciation with the large head and pot-bellied abdomen in case of calcarea carb we find. So weight loss हमको मिलता है calcarea abnormal calcium metabolism रे, and in calcarea carb also we get weight loss. edema हमको तीनों में मिल सकते हैं, बट ब्रोंकियल अस्थमा का जब सीओपीडी कंडीशन पहुंचता है तब हमको edema मिलता है। and another thing, हेड एंड फेस में हम जाए तो एब्नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और कैल्केरिया कार्ब में हमको मिलता है हाइड्रोसेफालस, डिलेड ऑसिफिकेशन, कैल्केरिया कार्ब में है ओपन फोंटानेल्स, हाइपोकैल्सीमिया में है डिलेड ऑसिफिकेशन। ट्यूमर इन हेड हमको हाइपरकैल्सीमिया में मिलता है, एंड यहाँ एक्सोस्टोसिस हेड में मिलता है कैल्केरिया कार्ब में। विजुअल डिस्टर्बेंस हमको मिलता है कैल्शियम एब्नॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, यहाँ भी हमको डीम विजन एंड ब्लड विजन मिलते हैं। एपिस्टैक्सिस दोनों में, नोज ब्लीडिंग दोनों में मिलते हैं। अगर हम जीआई सिस्टम की तरफ जाए तो हिपाटोमेगाली abnormal कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में मिलता है, और कैल्केरिया कार्ब इज ए गुड ड्रग फॉर लिवर एनलार्जमेंट, जॉन्डिस, कोलेसिस्टाइटिस हमको abnormal कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में मिलता है, और कैल्केरिया कार्ब में हमको गॉलस्टोन कॉलिक मिलता है। तो आसाइटिस, इंगुइनल लिम्फेडेनोपैथी ये मिलते हैं abnormal कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, और कैल्केरिया कार्ब में हमको जनरल स्वेलिंग मिलता है, swelling of the lymph nodes and glands, generalized scrofulous diathesis हमको मिलता है कैल्केरिया कार्ब। जैसे क्रैम्पी पेन इन स्टोमक एंड एग्रावेशन इन एम्प्टी स्टोमक मिलता है abnormal कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, और यहाँ हमको कैल्केरिया कार्ब में भी हमको प्रेशर एंड क्रैम्प इन स्टोमक एंड एब्डोमेन, एग्रावेशन बाय फास्टिंग ये मिलता है फ्रॉम सोर्स बुक्स। वोमिटिंग, डायरिया एंड इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स भी मिलते हैं। जीआई हेमोरेजेस भी दोनों में मिलते हैं।
यूरिनरी सिस्टम के हम जाए तो हिमाचूरिया हमको एबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में मिलता है और कैल्केरिया कार्ब में भी मिलता है। बॉन्डिंग इन यूरेथ्रा मिलता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मलिटी में, और सिस्टाइटिस विद प्रोफ्यूज यूरिनेशन हमको कैल्केरिया कार्ब में मिलता है। रिकरेंट रीनल कैल्कुली, रीनल डायबिटीज इंसिपिडियस, ये सब मिलता है हमको दोनों। नर्वस सिस्टम के तरफ अगर हम बात करें तो हाइपर कैल्सीमिया में, हाइपोकैल्सीमिया में हमको एपिलेप्सी, कन्वल्सन, टिटानी ये सब मिलते हैं, और कैल्केरिया कार्ब में भी एपिलेप्सी और स्पाज्म मिलते हैं। स्केलेटल मसल्स की हम बात करें तो सफनिंग ऑफ द बोन, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर, काइफोसिस हमको मिलते हैं एबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, और यहाँ हमको क्रूव्ड डिफॉर्म्ड बोन्स मिलते हैं इन कैल्केरिया कार्ब। जैसे गाउटी आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस मिलता है एबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, और कैल्केरिया कार्ब में हमको वीक बोन्स, क्रूव्ड डिफॉर्म्ड बोन्स मिलते हैं। तो मस्कुलर सिस्टम की हम बात करें तो हमको इमासिएशन दोनों में मिलता है। वीकनेस ऑफ द लोअर लिम्स, वीकनेस ऑफ द एंड पेन, सीवियर पेन इन शोल्डर मिलता है एबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, और यहाँ हमको पेन इन शोल्डर मिलते हैं। पेरी आर्थराइटिस ऑफ द नीज, एंकल्स मिलते हैं एबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, एंड रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हमको मिलता है कैल्केरिया कार्ब। जैसे हमको पेरी आर्थराइटिस हिप, नी, अंकल, एल्बो, रिस्ट ये सब मिलते हैं एबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, एंड कैल्केरिया कार्ब में हमको रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज जॉइंट्स ये सब मिलते हैं। अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की तरफ देखें तो आरिथमिया, हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन, अंजाइना ये सब मिलते हैं एबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, और कैल्केरिया कार्ब का सिम्टम्स हम देखें तो आरिथमिया, कंजेशन ऑफ द आर्टरीज, पाल्पिटेशन, सोर पेन इन चेस्ट व्हेन ड्रॉइंग ए डीप ब्रीथ हमको मिलता है। सो इतना सारा सिमिलैरिटीज आइदर फ्रॉम द एबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में मिलता है, और सिमिलर सिम्टम्स हमको कैल्केरिया कार्ब का फ्रॉम द सोर्स बुक्स मिलता है। सो देयर इज डेफिनेटली कुछ अफिनिटी है, एंड कैल्शियम कंजप्शन बहुत ज्यादा चिल्ड्रंस करते हैं, स्पेसिफिकली बिफोर इन पेडियाट्रिक ग्रुप। तो इतना ज्यादा जो मिल्क कंजप्शन, काउज मिल्क कंजप्शन करते हैं उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। तो बच्चे हो सकता है कि काउज मिल्क आज एलर्जन एक्ट करे, या आज हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, सम एबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए वो सफर करते हैं, and the children have a great affinity towards कैल्केरिया कार्ब। ये मैं नहीं बोलती कि सारे ब्रोंकियल अस्थमा केसेस कैल्केरिया कार्ब को इंडिकेट करते हैं, ये बिल्कुल ही नहीं, लेकिन बहुत मोर नंबर ऑफ पेडियाट्रिक केसेस इंडिकेटिंग टुवर्ड्स कैल्केरिया कार्ब। एंड क्रॉनिक केस की मैं बात कर रही हूँ, अगर उसका एक्यूट एक्जासर्बेशन होता है तो उस टाइम में हम कैल्केरिया कार्ब के साथ एक्यूट कंडीशन का मॉडलिटीज के हिसाब से हमको एक्यूट मेडिसिन हमको देना चाहिए, उसी के हिसाब से जो आता है। हो सकता है आर्सेनिक, हो सकता है डोलकामारा, हो सकता है नाइट्रम सल्फ, हो सकता है इपिकाक, हो सकता है हिपरसल्फ, स्पंजिया, ब्लाटा, ग्राइंडेलिया, सो मेनी मोर ड्रग्स आर देयर अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलैरिटी। हम उसी के हिसाब से एक्यूट कंडीशन में एक्यूट ड्रग एक देंगे, और एक्यूट कंप्लेंट जब सबसाइड हो जाता है वी हैव टू कंटिन्यू कैल्केरिया कार्ब। आइदर वी कैन कंटिन्यू इन मिलेसिमल स्केल और सेंटेसिमल स्केल,
with infrequent repetition. ये हम कर सकते हैं. Along with that, उस बच्चों का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको जैसे सम एंटीऑक्सीडेंट्स देना चाहिए, विटामिन सी कंटेनिंग फूड बहुत ज्यादा देना चाहिए, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी उनको बहुत ज्यादा देना चाहिए, प्रोटीन भी बच्चों के लिए बढ़ाना चाहिए. तो ये सब भी उसके साथ हमको देना चाहिए. कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी उसके साथ जरूरी है, जैसे बेलून फूंकना, शंख फूंकना, या प्राणायाम बच्चे कर सकते हैं, थोड़ा बड़े हो गए हैं तो अगर वो कर सकते हैं तो उनको भी वो भी हैबिट कराना चाहिए. तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज along with the right food and along with homeopathic constitutional remedy, उसके लिए अस्थमा के लिए रियली आंसर है, क्योंकि अस्थमा का परमानेंट क्योर करने के लिए मॉडर्न मेडिसिन में बहुत कम स्कोप है, एंड वी आर हैविंग वेरी गुड स्कोप, एंड उसमें बहुत सारे ड्रग्स तो आ सकते हैं, बट स्पेसिफिकली बच्चों में हमने देखा कैलकेरिया कार के लिए एक एफिनिटी है और बहुत ज्यादा केसेस उसमें ठीक हो रहे हैं. तो फिर भी उसके ऊपर जो एनालिसिस मैंने बताया उसके ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च चाहिए. मैं नहीं ये नहीं कभी नहीं बताया कि सारे केसेस कैलकेरिया कार में, और भी ज्यादा अनफोल्ड हो सकता है कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का और कार्बोनिकम का मेटाबॉलिज्म का क्या सिमिलरिटीज इसके साथ है. सो दिस इज इन नटसेल. थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंट हियरिंग. थैंक यू. या थैंक यू डॉक्टर सुमिना, आपने एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिया कैलकेरिया कार्प का, कैसे वो कैल्शियम जो डिसिमिलेशन होता है या उसका अब्जॉर्प्शन जब अच्छे से नहीं होता, उसकी वजह से भी कैसे हम पेशेंट्स में देखते हैं कि अस्थमा के केसेस में कैसे कैलकेरिया का उस डिफेक्टिव एसिमिलेशन को करेक्ट करके क्योर और उसको रिजल्ट लेके आती है. ऑब्वियसली सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है. ये एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव था कि कैल्शियम डिफिशियंसी से कैसे ये और इम्परफेक्ट एसिमिलेशन से कैसे हम ब्रोंकियल अस्थमा में कैलकेरिया का यूज कर सकते हैं. मैडम एक बात मैं डिस्कस करूं. हाँ जी. कैलकेरिया कार का ड्रग पिक्चर हम जब लेते हैं जी. उसमें हम PQRS देखते हैं, फिजिकल जनरल्स, मेंटल जनरल्स, हाँ जी. पर्सनालिटी स्टडी होता है. हाँ वो जी. दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी. हाँ वो तो जी. हम करते हैं, हाँ जी. लेकिन ये जो मैंने बताया दैट इज जी. somewhere I when my guide gave me the hints that always we are doing the personality study. For the यस. constitutional remedy, we are taking the essence, the totality of the symptoms. That is always there. I यस. don't deny. But यस. if a different sphere of study can be made in many spheres, no? यस. यस. Many यस. aspects. अलग So, अलग एस्पेक्ट. यस मैम. exactly. If हाँ we जी. are dissecting a different aspect, that the somewhere the calcium metabolism, abnormal calcium metabolism has some relationship with calcarea car. Oh, हाँ जी. I have focused on that aspect today only, but it यस. doesn't mean that the totality of symptoms personality study is not applicable. It is highly applicable, यस. highly यस. appreciable, and of high valued in every prescription. But this is also a type of study we can do. यस. यस. इवन बाकी ड्रग्स के साथ भी हम इसमें मतलब जैसे आप रिसर्च वर्क कर रही हैं मैम, और भी बहुत लोग जो जैसे आयुष और उसमें रिसर्च वर्क चलता है, इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है. क्योंकि जब तक हम लोग अपनी मेडिसिन के साथ रिसर्च नहीं करेंगे, R&D नहीं करेंगे, इवन अपना एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, तो वो एट पार नहीं आ पाएगी एलोपैथी से. क्योंकि एलोपैथी आस्क फॉर एविडेंस, और हम जब तक एविडेंस नहीं Exactly. देंगे Exactly. तब तक कोई नहीं मानेगा कि होम्योपैथी काम कर रही है.
चाहे वो कितना भी आप डिफिकल्ट केस ट्रीट कर लें, जब तक हमारे पास ये इस तरह की रिसर्च स्टडीज नहीं आएंगी डिफरेंट उसकी पर्सपेक्टिव से, तब तक होम्योपैथी विल बी इन इनकम्प्लीट साइंस। एग्जैक्टली। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन या और कोई इनपुट कोई देना चाहता है तो वो प्लीज दे सकता है। हाँ, सानी सर। बहुत अच्छा। सुमाना जी, आपका लेक्चर हर एक बार बहुत अच्छा होता है, और इस बार भी आपने थैंक यू सर। थैंक यू। कैलकेरिया कार्प को आपने जो एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। मैं सुन रहा था पूरा तभी से। और इस पर इसी तरह से आप बताते रहिए, आप आगे भी हम लोग के पास में आते रहिए। और एक चीज जो है तो ब्रोंकियल एस्थमा, ब्रोंकियल एस्थमा बच्चों में जो है उसमें कैलकेरिया कार्प के अलावा हम लोग फास्फोरस का भी इंडिकेशन बहुत देखते हैं। फास्फोरस का इंडिकेशन, क्योंकि फास्फोरस कैलकेरिया कार्प का नेचर एक स्टबॉर्न टाइप का होता है, फास्फोरस बहुत ही ओपन टाइप का होता है। तो दो बच्चे को अगर दो ग्रुप में हम लोग बांटेंगे तो उसमें से भी हम लोग को इसके विषय में अच्छा जानकारी मिल सकता है। तीसरा जो स्टेटस है ब्रोंकियल अस्थमा के लिए, कि उसका जेनेटिक बैकग्राउंड, अगर जेनेटिक बैकग्राउंड के साथ में, तो तीन फैक्टर्स को हम लोग को देखना। ब्रोंकियल अस्थमा, अस्थमा का कंडीशंस को जो मैं अक्सर सोचता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अस्थमा बेसिकली अभी ऑटो इम्यून डिजॉर्डर के अंदर में आ गया है। और ऑटो इम्यून डिजॉर्डर होने का मतलब है कि उसमें मेंटल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कोई भी डिजीज को अगर मेंटल रिलेशनशिप के साथ में नहीं जोड़ के देखेंगे तो हमें लगता है कि हम लोग उस पर बहुत अच्छा से उस पर दवा का सिलेक्शन नहीं कर सकते। हालांकि आपका जो आइडिया दृष्टिकोण था वह कैलकेरिया का मेडिसिन को बताने का था, इसीलिए आपके क्षेत्र में बहुत बढ़िया ये है। और इसमें जो मेंटल स्टेटस, लेकिन अगर ब्रोंकियल अस्थमा के अगर देखा जाए तो ब्रोंकियल अस्थमा के लिए बहुत सारे मेडिसिन हैं जिसका कि हम लोग जिसको कि हम लोगों को देखना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक एनालिटिकल है, जैसे कुप्रम मेटालिकम है एक जगह पर, फिर कुप्रम मेटालिकम एक अलग दृष्टिकोण है, वो क्रैम्प स्टेट होता है, क्रैम्प स्टेट है ना, जो बच्चे काफी दबाव में रहते हैं, डोमिनेशन फैक्टर होता है, तो वहां पर क्रैम्प स्टेट उसके मन में हो जाए, जो चाहता है वो पूरा नहीं होता है, तो डुअलिटी ऑफ द माइंड भी होगा। फिर उसी तरह से एक बच्चे जो है तो काफी जिद्दी हो जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत सारे एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। तो ऐसे करके भी एनालिसिस करके हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा को देखेंगे तो ये ऑटो इम्यून डिजीज के बाहर से निकाल करके हम लोग इसको इसे होम्योपैथी में स्कोप हम लोगों का हो सकता है। और ये बहुत अच्छा है। कैलकेरिया कार्प को मैं जो देखता हूँ और मेरे दिमाग में जो कैलकेरिया कार्प का जो धारणा बना है, वो कहते हैं ना कि कैलकेरिया कार्प इज ए मेडिसिन फॉर द बैलेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, संतुलन, है ना, लाइफ का संतुलन को मेंटेन करने के लिए कैलकेरिया कार्प, जैसे कैलकेरिया कार्प जो है एक हम लोग कहते हैं जैसे एक शीट जो होता है ना, इसका जो सेल होता है, तो उसके अंदर में छिपा हुआ जानवर होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और चारों बगल से उसको बचाने के लिए हार्ड सेल्स बना रहता है। इसी से कैलकेरिया कार्प का origin है। तो ये इसलिए इसको कहा जाता है कि ये सेफ्टी प्रोसेस में करता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैलेंस। तो जब तक बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है तो वो आपका ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही बैलेंस गड़बड़ाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे एग्स होता है, अंडे होते हैं ना, तो अंडे के अंदर में बहुत सारे सॉफ्ट दो मटेरियल होते हैं, एक व्हाइट मटेरियल होता है, एक येलो मटेरियल होता है। तो व्हाइट मटेरियल और येलो मटेरियल जब तक उसका सेल नहीं टूटा है तो वह एक जगह पर रहेगा। आप चाहे कितनों भी उसको करेंगे तो वो उसका आमलेट नहीं बना सकते हैं। आमलेट बनाने के लिए उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ करके उसको स्टीयर अप करना पड़ेगा। जब उसका माने कि उसका कवच जब टूट जाता है तो वहां पर, ये मैं कैलकेरिया का आपके लिए विषय में देखता हूँ। आपने महाभारत में आपने कर्ण का कवच कुंडल के विषय में सुना होगा। तो कहते हैं कि कवच, जब तक कर्ण के पास में कवच था
तो ही वॉज सेफ, उसको कोई भी नहीं मार सकता था। लेकिन जब जैसे ही उसका कवच खत्म हो गया तो कवच को कृष्ण ने उसको हर लिए तो वह उसका लाइफ, यही कैलकेरिया का आपका स्टेटस को इंडिकेट मैं समझाने के लिए मैं इसी इंडिकेशंस को इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि ये एक इस दायरे पर समझने से इसका थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग भी आ जाता है। आपने इतना अच्छा आज कैलकेरिया का आपको बताया है तो मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ इस पर बोलूं, और हम लोग का समय भी था तो मेरे लिए भी बोलने के लिए समय मिल गया। बहुत अच्छा रहा मैडम। और नहीं सर, आपने इंग्लिश सेशन में इसको दिया है ब्रोंकियल अस्थमा को? नहीं सर, अब तक नहीं लिया है। हाँ, तो इसका एक डेट मैं आपसे ले लूंगा, तो एक इंग्लिश सेशन में भी इसको दे दीजिए। सर कैलकेरिया कार्प का बहुत सारा एस्पेक्ट हम डिस्कस कर सकते हैं, उसको डिसाइड करके पर्सनालिटी स्टडी, मेंटल एस्पेक्ट पूरा ले सकते हैं, फिजिकल जनरल्स भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा बोलने का आज का और ब्रोंकियल अस्थमा में तो बहुत सारा ड्रग्स, जैसे डोल्कामारा बोला, नाट्रमसोल, पिपरसोल, पल्साटिला, आप जैसे बताए क्यूप्रोमेट, ट्यूबरकुलिनम, ये बहुत सारा प्रिस्क्रिप्शन होता है और उसमें क्योर भी होता है। लेकिन मेरा फोकस आज बोलने का था कि कैल्शियम, अबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म और कैलकेरिया कार्प में क्या रिलेशन। मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ, आपने जो दिया है एक एक एक, उसको एक लिमिट में ला करके किया है, ये भी एक अच्छा अप्रोच है ना। ये भी क्लिनिकल मेडिसिन का क्लिनिकल थेराप्यूटिक स्टडी के लिए एक बहुत अच्छा अप्रोच होता है, इसे भी करना चाहिए। हम लोगों को जब मेडिसिन पढ़ना होता है तो डिफरेंट एक ही तरीका नहीं, कई एक तरीका को अपनाना पड़ता है। लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन तो मैं कहूँगा कि आपने बहुत ही एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन इसको कहूँगा, आपने बहुत ही बढ़िया इसके विषय में आज बताया। तो नेहा जी, आज का सेशन हम लोग का समाप्त होता है। आप मैडम को हाँ जी थैंक सर, कीजिए। हाँ जी, हाँ। तो मैं एक बार और दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर सुमना को, और आगे भी इस तरह के मैम सेशन लेके आए, और इंग्लिश सेशन में भी अगर मैम सेशन देंगी तो काफी अच्छा सेशन रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। होप टू सी यू अगेन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हाँ सर। जी। अब हमारे इंग्लिश सेशन का टाइम हो गया है, तो मैं सेशन हैंड ओवर कर रही हूँ डॉक्टर धनेश को। नमस्कार।